की शुरुआत करते मैं विशेष रूप से आज हमारे साथ माननीय वी सतीश जी उपस्थित हैं। भाई साहब का बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया, आप हमारी वेबिनार में पधारे। माननीय वी सतीश जी भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री हैं और बहुत लंबे समय से आप सामाजिक क्षेत्र में आप काम करते आए हैं। हम में से अधिकतर लोग आपसे परिचित हैं। आपका लंबा सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है और सादगीपूर्ण बड़ा जिसे हम कहते हैं प्रेरणास्पद आपका जीवन है। भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं निवेदन करूंगा सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, जो तकनीकी विकास है और जो तकनीकी विकास के साथ पूंजी की भी भूमिका है और उसमें विदेशी पूंजी की भी भूमिका है, विदेशी मीडिया संस्थानों का भी जो रोल बढ़ा है, भूमिका बढ़ी है, उन सबको देखते हुए आप अपना प्रारंभिक वक्तव्य आप दीजिए। जिस फेज से आपने मीडिया को उभरते हुए देखा है, विस्तार होते हुए देखा है, उसको आप किस तरह से रेखांकित करते हैं आप और आगे के लिए, और उसके सामने जो चुनौतियां आ रही है, खासतौर से हमने जो कहा पाठकों के दर्शकों के लिए यह समझ पाना, यह तय कर पाना कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसकी उसकी सारगर्भिता कितनी है, उसमें प्रक्रियात्मकता कितनी है। विषय बड़ा गंभीर है और अच्छा विषय है, और ये विषय इस कारण से भी इस समय जरूरी है क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि किस प्रकार से मीडिया को लेके अपने देश में भी, क्योंकि मीडिया और उसके नियम और कानून, लॉज एंड रेगुलेशंस केंद्र सरकार के सब्जेक्ट पृष्ठभूमि में आते हैं और सेंट्रल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है मीडिया पॉलिसी। उस पे किस प्रकार के प्रयास किए गए और उसमें से तरह तरह के जो नतीजे निकले हैं, और वो वर्क इन प्रोग्रेस है। अब दो विषय आज जो हमने समझने चाहिए, और कुलदीप जी जो आपने विषय लिया उसी को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। पहला विषय कि अब हर कोई जर्नलिस्ट है। 10 वर्ष 12 वर्ष पहले मैं जिस प्लेटफॉर्म में काम करता था तो वहां पे एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम शुरू हुआ था, सिटीजन जर्नलिज्म। और वो सिटीजन जर्नलिज्म बेसिकली एक प्रयास था लोगों को जोड़ के उनसे विषयों की जानकारी दिलवाना। और उसके पीछे कारण बड़ा सरल और सिंपल कारण था। हमारा देश बहुत बड़ा देश है और हमारे शहर जो दिखते हैं उनके पीछे भी और उनके अंदर भी शहर होते हैं। हमने देखा है कि अगर हम किसी भी बड़े शहर में तथाकथित वीआईपी या पॉश इलाके में जाते हैं तो उस इलाके के अंदर हम चौल भी देखते हैं, हम वहां पे हर प्रकार की जो समस्या हैं वो भी देखते हैं। और किसी भी मीडिया संस्थान के लिए हर समय पे हर स्थिति में अपने लोग एक्टिव रहें और उसका वीडियो कैप्चर हो, उसकी खबर मिले, ये संभव नहीं होता था। तो एक सिटीजन जर्नलिज्म शुरू हुआ। परंतु दूसरी तरफ विज्ञान और खासकर डिजिटल टेक्नोलॉजीज का जो विज्ञान, जिसका केंद्र अमेरिका बना, और ये आपको एक अलग विषय है कि वो क्यों बना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से शुरू हुई और आर्म्स की रेवोल्यूशन जो मैसिव स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका ने की फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, और जर्मनी की डिफीट के बाद जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का कैपिटल अमेरिका बना, उससे एक वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक और आई। उसके बाद अलग अलग प्रकार की प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशंस हुई हैं। और फाइनली जो .com ईरा था, जिसको हम सब लोग परिचित भी हैं कि 90 के दशक में जब .com एक बूम आया और फिर वो बस्ट हुआ, और उसके बाद 20 वर्ष में डिजिटल टेक्नोलॉजी और मीडिया का जो मेल हुआ है, जिसे टेक मीडिया बोला जाता है। आपने शायद ये शब्द सुना होगा, टेक मीडिया। बेसिकली टेक्नोलॉजी और मीडिया की जो इंटरप्ले है, उससे सिटीजन जर्नलिज्म एक कंप्लीटली यूनिवर्सलाइज हो गया, एक फैक्ट। और इसके पीछे जो प्लेटफॉर्म है हम सब लोग यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
स्नैपचैट, यूट्यूब और भी कई सारे हैं। अब इन नामों पे हम ध्यान ना दें, बट हम इसके पीछे का लॉजिक देखें। हमारी जो देश की मीडिया को लेके पॉलिसी रही है लगभग पिछले 30 वर्ष, और मैं 30 वर्ष इसलिए कह रहा हूं कि 1991 में इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं तो 30वीं वर्षगांठ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, और जो उनके अच्छे बुरे दोनों नतीजे निकले हम सबके सामने, वो विषय नहीं है आज चर्चा का। 91 से अभी तक 2021 तक अगर हम देखें तो मीडिया सेक्टर के लॉज एंड रेगुलेशंस में बिल्कुल कम चेंज हुई है, यानी सबसे लीस्ट रिफॉर्म्ड सेक्टर हमारे देश में मीडिया है। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा कि 15-20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले इनफैक्ट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पे विश्व के बड़े अखबारों में से फाइनेंशियल टाइम्स ने प्रयास किया था कि इंडिया में वो अपना एक एडिशन लॉन्च करे, और उसी समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही सरकार में सबसे बड़ा पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाते टेलीविजन और टेलीविजन न्यूज में आया था, जब ऑस्ट्रेलिया के कैरी पैकर ने इंडिया की एक कंपनी से मेल करके $600 मिलियन पैसा उस समय का लगाने का प्रयास किया। तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, परंतु किन्हीं कारणों से हमने एफडीआई और उसके साथ जो एक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर होना चाहिए वो मीडिया का बना नहीं। 2010 से सोशल मीडिया का प्रचलन विश्व भर में शुरू हुआ, अमेरिका से शुरू हुआ, और इंडिया में तुरंत उसकी पकड़ बनने शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेजी भाषा देश अमेरिका से सरलता पूर्वक कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन की सुविधा अपने देश के अंग्रेजी भाषी लोग, और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था और जो डोमिनेट करता था सारे सिस्टम को देश के, उसका बड़ा एक नेचुरल मेल हो गया। पर इस मेल में जो यहां पे बहुत बड़े मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया थे, इनको थोड़ा धोखा भी लग गया, बलेखा भी हो गया जिसे हम कहते हैं, क्योंकि उनको लगा कि ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। अब इन कंपनीज ने भारत के मार्केट को समझा, साइंटिफिकली समझा, और तुरंत नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस को अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट किया। तो आपने हिंदी ट्वीट देखना शुरू कर दी, बंगाली ट्वीट देखना शुरू कर दी, यूट्यूब में नॉन इंग्लिश उसके लिए आया। नतीजा क्या हुआ? आज आपको आश्चर्य होगा कि यूट्यूब में सबसे बड़ा जो कंटेंट क्रिएशन है, क्योंकि यूट्यूब अपना कोई कंटेंट नहीं बनाता है, सबसे बड़ा कौन है? और अगर ये क्लासरूम नहीं है, बट अगर मैं लोगों से कहूं कि अगर किसी को इसका उत्तर पता हो तो प्लीज रेज योर हैंड और ये बताइए कि यूट्यूब पे सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर कौन है? समय का अभाव है, मैं खुद ही बता देता हूं, टी सीरीज। विश्व भर में सबसे ज्यादा कंटेंट बनाने वाली यूट्यूब पे कोई भी कंपनी है तो वो भारतीय मूल की कंपनी है, उसका नाम टी सीरीज है। सबसे ज्यादा लाइक्स एंड फॉलोअर्स टी सीरीज के हैं। इसी प्रकार से फेसबुक के लिए अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? तो अपना भारत है। और हम देख रहे हैं कि और भी प्रोडक्ट्स में, यानी फेसबुक, यूट्यूब और गूगल, अब तीसरी बात आ गई जीमेल की, तो जीमेल भी डोमिनेंट है। उसके आंकड़े इस प्रकार से कंपेरेबल नहीं है क्योंकि वो सोशल मीडिया का साधन नहीं है, वो 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए प्रणाली बनी हुई है। तो 2010 से आज तक फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्योंकि इन्होंने अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स को पकड़ा है। जैसे यूट्यूब अब दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ज्ञान, विज्ञान, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, भाषा, कल्चर, धर्म, सब प्रकार के आपको उस पे वीडियो मिलते हैं। वो सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन गई है। फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सचेंज एंड इंटरैक्शन है। आज करीब 35 करोड़ भारतीय रोज फेसबुक को एक बारी खोलते हैं, यानी वो काफी आंकड़ा होता है मंथली एवरेज यूजर्स। मैं इसको सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 35 करोड़ भारतीय फेसबुक को एक बारी 24 घंटे में इस्तेमाल करते हैं। लगभग 30 करोड़ भारतीय यूट्यूब को दिन में एक बारी इस्तेमाल करते हैं, और लगभग
4 करोड़ ट्विटर यूजर्स ट्विटर को रोज इस्तेमाल करते हैं। ये मैं 3 ही बता रहा हूं क्योंकि बहुत विस्तार में जाऊंगा तो उसमें समय नहीं मिल पाएगा। इस इंटरैक्शन और ईज ऑफ कम्युनिकेशन के कारण पूरा मार्केट जो है इंडिया का वो विदेशी कंपनीज के हाथ में चला गया। इसका एक परिणाम निकला, बहुत परिणाम है, अच्छे और बुरे परिणाम हैं। सबसे पहला परिणाम ये निकला, लगभग 5 वर्ष पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, उस समय पे इंडिया से डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो पूरी थी वो लगभग 6,000 करोड़ सालाना की डिजिटल एडवर्टाइजिंग होती थी, और उस 6,000 करोड़ में से 5,999 करोड़, यानी कुछ करोड़ इधर उधर होगा, बट अ डोमिनेंट पोर्शन ऑफ दैट डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड एवरी ईयर इन इंडिया वेंट टू फॉरेन हैंड्स। अब आपके मन में आएगा कि यार इस विषय को आप क्यों रख रहे हो यहां पे, क्यों समय हमारा व्यर्थ कर रहे हो? क्योंकि हमारी रेगुलेशन ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर दरवाजे से आने नहीं दिया। तो जैसे सोना या बाकी चीजें की तस्करी और स्मगलिंग होती है, इसी प्रकार से कंटेंट हमारे यहां स्मगल होके आया, भारत के लोगों को फ्री में डेटा माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और उल्टे हमारे पैसे उनके पास चले गए, और ये लगातार बढ़ रहा है तब से। इसके कारण स्वदेशी, देश में जन्मे, देश को समझने वाले, देश से जुड़े हुए हमारे भाई बहन, पत्रकार, प्रमोटर, बिजनेस वाले, सेल्स साइड, डिजाइनर, ग्राफिक आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट, इनकी जीवनी पे असर आना शुरू हुआ है। आज जो आप हमारे मीडिया जगत में, टीवी में, प्रिंट में छटनी कटनी, बर्खास्तगी, बंद होने की जो सिलसिले की आवाज सुनते हैं, और ये बड़ा जरूरी है कि ये विषय मैं आपके ध्यान में लाऊं क्योंकि हम लोग देश के प्रति चिंता करने वाले व्यक्ति हैं। हमारी ट्रेनिंग और हमारे संस्कार ये हैं कि हम देश में सबका अच्छा हो। ये बाहर के लोग भ्रम फैलाते हैं कि ये केवल एक धर्म या इस प्रकार के हैं। ये जानना जरूरी है कि आज मीडिया की सेटिंग, मीडिया की पावर विदेशियों के हाथ में गई है। ट्विटर की कंट्रोवर्सी का मूल ये है, कौन तय करेगा, कौन एडिटोरियल कंट्रोल करेगा? आज मान लीजिए आपको किसी खबर पे शिकायत हो, किसी खबर पे प्रश्न हो, किसी खबर पे और जानकारी लेनी हो, आप मेरे जैसे सैकड़ों पत्रकारों को सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े टीवी पे आइडियोलॉजिकल काम करते हैं, उनके प्रति गुस्सा भी है लोगों का, वो अलग विषय है, बट वी आर आंसरेबल। ट्विटर कंट्रोवर्सी ने ये प्रूव किया दैट हु इज आंसरेबल। आज पहले यही सवाल ही नहीं तय हो पाया है। अब फेसबुक की बात है तो उन्होंने कुछ कंप्लायंस की है, बट उसमें भी, यानी मैं किसी प्लेटफॉर्म को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, और मेरे लिए थोड़ी सी अब एक प्रकार से थोड़ा अंकुश है, बंधन है मेरे पे कुछ विषयों को ज्यादा बोलने में, परंतु पॉलिसी की नाते, और यहां पे मैं 2-3 मिनट में विषय समाप्त करूंगा क्योंकि विषय आप सब समझेंगे बहुत सारा है, और मैंने मंथन की ये जो मीडिया विशेषांक थे हिंदी अंग्रेजी में, मैंने इसमें एक सोशल मीडिया का ओवरऑल रोल क्या है अब हमारे देश में, उसका एक मैंने लेख लिखा था, और उसी का मैं समीक्षा देके आपके सामने विषय को समाप्त करूंगा। आज 85% सारी न्यूज जो इंडिया में कंज्यूम होती है वो कंज्यूम होती है डिजिटल माध्यम से, यानी हैंडसेट पे। यूट्यूब की कंजम्पशन 95% हैंडसेट पे है, बट एवरेज सबका मिला के ऑफ every 100 news items which are consumed in India, as many as 85 are consumed on social media. और अगर इसमें हम WhatsApp जोड़ें, क्योंकि WhatsApp को जोड़ा नहीं जा सकता है, उसके ट्रैकर नंबर्स नहीं आते हैं, तो शायद ये प्रतिशत बढ़ जाएगी। और दूसरा, ये जो डिजिटल न्यूज डिजिटली कंज्यूम हो रही है हैंडसेट पे, इसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ये कौन वो खबर दे रहा है? तो आपको ये ध्यान में
आश्चर्य नहीं होगा कि लगभग 70% से अधिक सारी न्यूज, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, वो न्यूज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंज्यूम की जा रही है. सो द इंडियन कंज्यूमर, न्यूज कंज्यूमर, is now in the grip of a certain kind of social media platform, while as our traditional media platforms, because they did not get access to new technology and foreign investment, unlike in certain sectors, automobile में विदेशी पैसा आया. Today India has a massive automobile manufacturing base, और हमने उसमें कंट्रोल रखा था. हमने उनको 100% नहीं होने दिया था, 100% आने में काफी समय लगा था. इसी प्रकार से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें विदेशी पैसा आया है, कई में नहीं आया है, उसमें स्वदेशी कंपनीज बची हैं. परंतु क्योंकि 30 वर्ष पहले उस समय की सरकार ने देश के कपाट पूरे खोल दिए थे विदेशियों के लिए, हम उससे अग्री करें नहीं करें वो अलग विषय है, बट खुलने के बाद का प्रभाव मीडिया पे बुरा पड़ा था. इसीलिए कई वर्ष पहले दैनिक जागरण के जो स्थापनाकार थे, उस समय पर प्रयास किया गया था कि फॉरेन फंडिंग आए ताकि अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जाए. और आखिर में, क्योंकि ये विषय हर बार ही आता है, अगर आप चाइना को स्टडी करें उसने कैसे किया, तो चाइना के लोगों के पास भी सोशल मीडिया भरपूर है, 1 से 10 प्लेटफॉर्म्स हैं, पर चाइना ने अपने प्लेटफॉर्म डेवलप किए, उनको क्रिएट किया, सपोर्ट किया, और ये नौबत आई कि टिकटॉक चाइना से पैदा होके चाइना के बाहर सबसे बड़ा मार्केट टिकटॉक का भारत देश था. तो इस पृष्ठभूमि को रख के मैं इस विषय को यहीं पे समाप्त करूंगा. मैं जानता हूं कि शायद कई और प्रकार की जानकारी देना आवश्यक था, बट समय में मुझे ये विषय आपके सामने रखना था कि किस प्रकार से आज हम एक बहुत बड़ी एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पे हमने जिस चीज को कंट्रोल करना चाहा, हमें पता लगा कि वो हमारे कंट्रोल से लगभग पूरी बाहर चली गई है. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी. आपसे प्रश्नों में हम वापस आप जो कहना चाहते थे प्रश्नोत्तर सत्र होगा, उसमें मुझे ऐसा विश्वास है कि आपकी और भी बहुत सारी जो जानकारी आप शेयर करना चाहते थे, समय की सीमा के कारण, मर्यादा के कारण आप अभी नहीं कर पाए. हम वापस लौट के आते हैं आप पर. मैं निवेदन करूंगा सर्जना जी से. सर्जना जी, सिद्धार्थ जी ने अपना विषय रखा, और जो प्रश्न है कि जिस तरह से विस्तार हुआ है मीडिया का, और उसमें एक समस्या यह भी है कि विदेशों से जो फंडिंग आ रही है, विदेशी प्लेटफॉर्म की भूमिका बढ़ रही है, और उन विदेशी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भारत के बहुत सारे लोग अपने अपने विचार, अपना पॉलिटिकल एजेंडा कहिए या कुछ और कहिए, वह आगे रख रहे हैं. तो ऐसी स्थिति में संकट पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने आ रहा है. वह संकट यह आ रहा है कि वह किस पर विश्वास करे. अभी स्थिति ये हो गई, इतनी बहुतायत है कि एक ही दिन में आपको हजारों मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से किस पर विश्वास करें, किसकी खबर को सही माने, और उसमें तथ्यात्मकता पर का ध्यान कैसे रखें, उसमें वैचारिक झुकाव का ध्यान कैसे रखें. क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम सब लोग भी युवावस्था में जिन लेखकों को, जिन पत्रकारों को बड़ा बुद्धिजीवी मानकर उनकी बातों पे विश्वास करते रहे, बहुत बाद में पता लगा कि वो तो अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चला रहे थे, एजेंडा चला रहे थे. तो यह संकट अब और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से व्यक्तिगत तौर पे लोगों के पास सूचना पहुंच रही है, वीडियो से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से, तो एक तो ये बड़ा विषय है कि उसके सामने जो संकट आया क्रेडिबिलिटी का. दूसरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो पत्रकारिता के सामने जो संकट है, जो वरिष्ठ पत्रकार, आप सब लोग उस विषय को जानते समझते हैं, पत्रकारों के बीच में उठते बैठते हैं, और सिद्धार्थ जी ने उस विषय को टच भी किया कि उनकी जीविका, उनकी आजीविका, उनका कैरियर, उस सब पे भी इम्पैक्ट आया. और खास तौर से मैं एक और चीज पे चाहूंगा, अगर आप प्रकाश डाल पाए, कि जो व्यक्तिगत तौर पे यूट्यूब पे वीडियो बनाना या इस तरह के अपने छोटे छोटे न्यूज चैनल टाइप शुरू कर देना यूट्यूब के द्वारा, या इवन ट्विटर या फेसबुक के द्वारा, इनमें महिला पत्रकारों की संख्या बहुत कम है. तो
ये सारे विषय को लेते हुए आप अपना वक्तव्य रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। ये आज सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। मीडिया का प्रसार जितना ज्यादा होता जा रहा है, क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे उतनी कम होती जा रही है। और समाचार माध्यमों की दशा और दिशा, ये सोशल मीडिया ही नहीं, इवन जो हमारा मेन मीडिया है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसकी दशा दिशा बदल गई है, प्राथमिकताएं बदल गई हैं, विषयों का चयन बदल गया है। जो खबरें मीडिया में प्रमुखता से छाई रहती थी, अभी वो कहीं अखबारों में भी अंदर के पन्ने पर, और टीवी चैनल तो ध्यान ही नहीं देते उनके ऊपर बिल्कुल भी। और अखबारों में फिर भी कुछ सामाजिक सरोकारों की खबरें छपती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। अब ज्यादा खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप देखेंगे तो राजनीति, सिद्धू ने अमरिंदर सिंह के पांव छुए, बहुत बड़ी खबर है। शुभेंदु दिल्ली आया, ये बहुत बड़ी खबर है। तो पंजाब में अध्यक्ष बदल रहा है, एक बार खबर चला के छोड़ दीजिए, लेकिन दिन भर उसी खबर को चलाना ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अब एक ट्रेंड हो गया है। और ज्यादातर खबरें या तो राजनीति पर हैं, या सेलिब्रिटीज पर हैं, या फिर क्राइम पर हैं। टीवी न्यूज चैनलों में बुलेटिन नहीं है। आपने पहले देखा होगा जब शुरू हुए थे, डीडी तो अभी भी बुलेटिन बनाता है, लेकिन प्राइवेट चैनल्स में 3 सेगमेंट बुलेटिन अब गए जमाने की बातें हो गई हैं। पहले पूरे जमाने अगर आप आधा घंटा एक प्राइवेट चैनल के सामने बैठ जाते थे तो आपको एक बुलेटिन में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या है, राजनीति, पॉलिटिक्स, फिर फिल्म, खेल, सारी खबरें आपको एक बुलेटिन में सिमटी मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। जब अगर मैं कभी भी पूरे दिन भर में ये देखना चाहूँ जल्दी जल्दी में कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, नहीं पता चलेगा। या तो फिर दंगल हो रहा होगा, या ताल ठुक रही होगी, या फिर इंडिया जानना चाहता होगा। और वो भी मतलब खबर ना हुई जैसे महाभारत का अखाड़ा हो गया। एंकर तो आजकल ऐसे हैं कि जैसे वो रिंग मास्टर हो गए। आप इतने बड़े बड़े पार्टीज के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, लेकिन आप उनसे बिहेव ऐसे करते हैं जैसे सर्कस का रिंग मास्टर है। वो शेर को कहता है टेबल पे चढ़ जा, तो वो टेबल पे चढ़ जाता है। हाथी को कहता है फुटबॉल खेलो, तो वो फुटबॉल खेलता है। ये बहुत चिंता का विषय जो एंकर्स का एटीट्यूड है बड़े बड़े पार्टी प्रवक्ताओं के साथ। और मुझे इतनी हैरानी होती है कि इतने बड़े बड़े लोग उनके इशारों पर नाचते हैं, वो कोई विरोध नहीं करते, वो नहीं कहते कि अगर आप हमसे ऐसे बिहेव करेंगे तो हम नहीं आएंगे। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत चिंता का विषय है। और या अगर आप जो इनकी 100 खबरें या खबरें, मैं खुद 15 साल जी न्यूज में रही हूँ, लेकिन मुझे खुद को अब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो जमाना और ये जमाना, जमीन आसमान का अंतर है खबरों के प्रस्तुतिकरण में। फिर एथिक्स में बहुत अंतर है। जिन शब्दों का हम कभी प्रयोग ही नहीं करते थे, वो शब्द धड़ल्ले से यूज होते हैं। बलात्कारी, गुंडा, चोर, तस्कर, हत्यारा, ऐसी खबरें कभी, मतलब ये हमें बिल्कुल वर्जित था, आपने ये शब्द प्रयोग नहीं करना। और प्रिंट मीडिया में तो बिल्कुल ही वर्जित था। फिर खबरें जो आती है, 100 खबरें, फटाफट खबरें में आप देखिए 95% खबरें क्राइम की होती हैं। उसने चेन झपटी, उसने स्कूटर छीना, ये खबरें अगर आप रीजनल पेपर में भी तो देखेंगे कहीं अंदर एक सिंगल कॉलम में होती हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल चैनल जो सारी दुनिया में देखे जाते हैं, आज तक, जी न्यूज, मतलब ये उदाहरण है, लेकिन सभी चैनल, उनमें ये क्राइम की 95 खबरें देखने के लिए कौन बैठेगा दिन भर। किसी एक विषय को लेकर जो जबरन न्यूज चैनलों में घसीटा जाता है और बहस आयोजित की जाती है, ना उनका कोई स्तर है, ना ही उनका कोई सिर पैर है। अनेक न्यूज चैनल, अनेक बहस, लेकिन ना पत्रकारिता के नियम, ना एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, ना मान, ना मर्यादा, ना किसी का सम्मान, और ना ही भाषा पर संयम। यहाँ तक कि आपने कई बार देखा होगा कि स्टूडियो में ही मारपीट हो जाती है, कभी पैनलिस्ट के बीच में, तो कभी एंकर और पैनलिस्ट के साथ। तो ये इसके जिम्मेदार एंकर खुद हैं, क्योंकि वो उकसाते हैं लोगों को कि जितनी तेज बहस होगी उतना ज्यादा उनकी टीआरपी बढ़ेगी। लेकिन विषय समझ में रहे और उसकी बहस की दिशा ठीक जाए, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता। और आम आदमी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि मैं सब तरह उसमें मूव करती हूँ। और पार्टी प्रवक्ता वो जो जाल बुनते हैं एंकर, उसके जाल में फंसते चले जाते हैं, और उनकी अपनी भी छवि इसकी वजह से खराब हो रही है। मीडिया की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब मीडिया की साख पर सवाल उठने लगे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेडलाइन देखिए क्या होते हैं। करीना कपूर प्रेग्नेंट हुई, अनुष्का कपूर प्रेग्नेंट हुई, तैमूर ने खिचड़ी खाई, करण जौहर ने अपने गोद लिए बच्चों का बर्थडे मनाया, राखी सावंत ने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा, अभिषेक कपूर छुट्टियां मनाने गए,
अब इन खबरों से एक आम आदमी को ना तो कोई लाभ है और ना ही वो देखना चाहता है। प्रबुद्ध तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहेगा। पहले ये खबरें फिल्मी पत्रिकाओं में कहीं छिटपुट होती थी, लेकिन आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेडलाइन बनती हैं। हेडलाइन ही नहीं बनती, पूरे पूरे दिन उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होते हैं, लाइव होते हैं। और सुशांत सिंह, कोरोना के टाइम में सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना पिछली बार हुई थी, हफ्तों तक कोरोना की कोई खबर नहीं आई और सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर सारे मीडिया पागलों की तरह लगे रहे, रिया चक्रवर्ती का पीछा करते रहे। और इसी तरह अगर लेकिन आप विदेशी न्यूज चैनल आप देखेंगे तो बड़े सलीके से बिना शोर मचाए खबरों की गरिमा बनाते हुए वे खबरें पेश करते हैं। लेकिन हमारे चैनल में बहुत नाटकीय अंदाज है, भागना, दौड़ना, कारों का पीछा करना, कलाबाजियां करना, कभी लेट जाना, कभी पेड़ पे चढ़ जाना, इस तरह की घटनाएं। तो ये दर्शक इनको देख के हंसते हैं, गंभीर नहीं होते। खबरों का विषय और चयन, समाचारों की प्रस्तुति के तरीकों को नुकसान पहुंचाया। वहीं 2014 के बाद से मीडिया में जो विभाजन हुआ वो बहुत चिंता का विषय है। 2014 के बाद से मीडिया में सीधे सीधे दो गुट बन गए हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब 47 के बाद से जब देश आजाद हुआ तो पूरे मीडिया के ऊपर वाम विमर्श, लेफ्ट और समाजवादियों का कब्जा था। मीडिया हाउसेज 1995 से पहले अखबार और पत्रिकाएं ही थी और इलेक्ट्रॉनिक में केवल डीडी न्यूज होता था। और हर न्यूज रूम में इतने लेफ्टिस्ट होते थे कि हम जैसे लोग तो हम अछूत भी थे वहां पर और हमसे लोग नफरत भी करते थे। हमें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, हर चीज में मतलब पीछे रखा जाता था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मीडिया में जो ये लोग पहले बहुत बढ़ चढ़ के विमर्श करते थे और जो बहुत बड़े पत्रकार गिने जाते थे जिन्हें पद्मश्री मिलता था, तो ये तिल मिलाने लगे। और अब इन्होंने जो लोग थोड़ा भी मोदी बीजेपी की फेवर करें तो उनको मोदी मीडिया, गोदी मीडिया बोलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके जवाब में इधर से भी जवाब आया, इन्होंने बोला सेकुलर मीडिया और लिब्रांडू मीडिया। तो इस तरह के ये जो दो विभाजन हो गए ये अच्छे नहीं हैं। और इतने, और अब न्यूज एंकर भी जो है उनका भी एक पूरा विभाजन है, प्रो मोदी, एंटी मोदी। आप रवीश कुमार बोलेंगे तो दर्शकों को पता है कि अब ये मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाएगा। अगर आप सुधीर चौधरी एंकरिंग कर रहे हैं तो दर्शकों को पता है कि अब ये सरकार की पॉलिसीज के बारे में बोलेगा। तो ये एक जो विभाजन है, इससे ये जो खेमे बंदियां हुई, इससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचा है। मान लीजिए किसी दिन एनडीटीवी सही खबर भी दिखा रहा है तो कोई विश्वास नहीं करता, और जी न्यूज भी मान लीजिए अगर किसी दिन बीजेपी की आलोचना कर रहा है तो उसके ऊपर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। तो क्रेडिबिलिटी से इसको बहुत नुकसान हुआ है। समाचार को समाचार की कसौटी पर नहीं कसा जाता, अब उसके बीच में आइडियोलॉजी सबसे बड़ी बात बन गई है। मेरी विचारधारा क्या है? अगर कठुआ में रेप हुआ ही नहीं, वैसे तो अगर कठुआ की जो खबर है थी रेप की, उसको बढ़ा चढ़ा के ब्राह्मणों को बदनाम करना, मंदिरों को बदनाम करना, लेकिन उसके बाद अगर यही रेप किसी और राज्य में हो जाए, किसी कांग्रेस शासित में, तो उस समय ये लोग चुप रहते और उसको विषय को उठाते भी नहीं है। अब ये पत्रकार के बजाय पक्षकार बन गए हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान मीडिया हाउसेस को हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर रिपब्लिक टीवी का कोई रिपोर्टर कांग्रेस की यहाँ कवरेज करने जाता है तो उसकी पिटाई हो जाती है। किसान चैनल को, किसान आंदोलन को कवर करने अगर जी न्यूज का संवाददाता जाता है तो उसको पीटा जाता है। टीवी 18 के संवाददाता को तो परसों मार के उसका खून ही निकाल दिया था। और अमेरिका में राजदीप सरदेसाई की पिटाई हुई, वो तो आप सबने ही देखा था। एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को चौथा खंभा माना जाता है, लेकिन अब ये चौथा खंभा नहीं है। अब मीडिया की स्वतंत्रता ना के बराबर, स्वतंत्रता उसके बजाय अगर हम प्रोफेशनलिज्म शब्द का यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सीधे सरकार से जोड़ दिया जाता है कि सरकार ने मीडिया पर अंकुश लगा दिया। लेकिन यहाँ तो मीडिया ने खुद ही सारे नियम तोड़ दिए हैं। इसका एक बहुत ठोस कारण है, मीडिया अब मिशन नहीं बिजनेस बन गया है। और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस केवल मीडिया संस्थान नहीं चलाते, उनके बहुत से साइड बिजनेस हैं, जिसकी वजह से अपने बिजनेस के हितों की रक्षा करना उनके लिए सर्वोपरि है। और अगर उसके लिए उनको अगर सारे लाइसेंस, जमीन, सुविधाएं तो सरकार से लेनी है, तो इसलिए वो सरकार को नाराज नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी बात है, बाजार बहुत हावी हो गया खबरों के ऊपर। जब से हमारा
इकोनॉमी ओपन हुई है तो बाजार ने हर चीज पर कब्जा कर लिया, हमारे तीज त्योहारों पर किया, मीडिया पर किया, हमारे जीवन पर किया। और ये बाजार निष्पक्षता के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। और जब सरकार, दिल्ली की सरकार को आप देखिए वो हर अखबार को 5-5 फुल पेज के विज्ञापन देती है। अगर वो 5 पेज का विज्ञापन कोई भी अखबार अफोर्ड नहीं करेगा कि वो विज्ञापन गंवा दे, तो वो उस सरकार की हर गलत नीति को, हर गलत बात को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट नहीं करेगा तो चुप रहेगा, उसके उस विषय को, उस खबर को लाएगा ही नहीं। और यही हाल न्यूज चैनलों का है। और बिना विज्ञापन के मीडिया हाउस चलाना भी मुश्किल है, ये भी एक सच्चाई है। संचार क्रांति ने मीडिया का विस्तार और प्रसार किया, उसके बारे में सिद्धार्थ जराबी जी ने काफी बोला है। यूट्यूब चैनल कुकर मुत्तों की तरह उगाए हैं। हर व्यक्ति ज्ञान देने के लिए आतुर है, हर चीज की अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन करता है। और 2014 के बाद, आम चुनाव के बाद, कुछ वामपंथी और सेकुलर विचारधारा वाले, तथाकथित सेकुलर विचारधारा वाले पत्रकारों ने देश विदेश की फंडिंग से अपनी न्यूज साइट बनाई, जैसे कि दी वायर, दी प्रिंट, द क्विंट, न्यूज लॉन्ड्री। और उसको किन उद्योगपतियों ने फंडिंग की वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। और ये फंडिंग इसीलिए की गई कि आप किसी तरह इस सरकार को सांप्रदायिक घोषित करो और कहो कि ये हिंदूवादी सरकार है, ये किसी की बात नहीं मानती, और जो भी सरकार की डील हो उसको घोटाला बताओ। फिर इनके जवाब में, क्योंकि अब जो दक्षिण खेमा है वो भी थोड़ा सक्रिय हुआ है, थोड़ा नहीं काफी हो गया, पहले इनको कोई जवाब नहीं देता था, तो इधर से भी कुछ साइट बनी, न्यूज साइट है, जैसे न्यूज रूम पोस्ट, पी गुरु, पोस्ट कार्ड, स्वराज मैग और ऑप इंडिया। अब ये जो खबर छापते हैं वो उसकी बखिया उधेड़ते हैं। सबकी अपनी खबरें, सबके अपने पक्ष हैं। यदि मीडिया हाउस खबर को खबर की तरह पेश करे और खुद पार्टी ना बने तो खबरों की क्रेडिबिलिटी बनी रहती। लेकिन इसी बीच में सोशल मीडिया ने जोरदार एंट्री मारी, जनता बहुत जागरूक हो गई और जनता अब ट्रोलिंग करती है जबरदस्त। और ट्रोलिंग में भी खेमे हैं। एक खेमा अगर रवीश कुमार को गाली दे रहा है तो दूसरा सुधीर चौधरी को देगा, एक अमिश देवगन को दे रहा है तो दूसरा अभिसार शर्मा को देगा। इस तरह के खेमे और सबकी फैन फॉलोइंग है। और ये भी सुनने में आया कि जैसे अभी हाल ही में कुछ लोगों ने किसान चैनल यूट्यूब शुरू किया, कुछ लोगों ने वहां जाके जबरदस्त रिपोर्टिंग की और उनके 10-10 लाख के फॉलोअर हो गए। पता चला कि उनको खालिस्तान सरदार जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, वो उनकी बहुत फंडिंग कर रहे हैं। मोदी सरकार और हिंदुत्व के खिलाफ लोग खुलकर मैदान में आए, लेकिन इसके पीछे जो भारत के विपक्षी दल हैं उनका समर्थन और सहयोग है। इतना ही नहीं, पैन इस्लामिक, पैन क्रिश्चियन संस्थाएं और विदेशी मीडिया ने इनके साथ जुगलबंदी कर ली है। मतलब एक भारी बहुमत से चुनकर आई सरकार को हर कदम पर गलत साबित करना, हर कदम पर उनको असफल करने की कोशिश करना, तो इसमें सिर्फ इंडिया के मीडिया का हाथ नहीं है, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र है। इसमें कुछ विदेशी एनजीओ भी हैं, मीडिया फाउंडेशन है, जो फर्जी सर्वे करते हैं, जैसे रॉयटर फाउंडेशन ने किया, कई लोगों ने करते। भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब, भारत में महिलाओं को मोबाइल यूज करने का हक नहीं। भाई तुमने कहाँ सर्वे किया? तुमने जहां सर्वे किया वहां कितने मोबाइल थे और कितने पुरुषों के पास थे, कितने महिलाओं के पास थे? जब इनसे ये सवाल किया जाए तो ये आपको जवाब नहीं देंगे। लेकिन आपको भारत की इमेज खराब करनी और इस तरह के सर्वे छापते भी, दी वायर छापेगी, एनडीटीवी चलाएगा, रॉयटर एजेंसी रिलीज करेगी, तो एक पूरा इनका विशियस सर्कल बना हुआ है। क्योंकि जो वामपंथी है, ये नैरेटिव खड़ा करने में बहुत जबरदस्त इनकी प्लानिंग होती है और ये सारे एकजुट हैं। ये दक्षिण पंथियों से बहुत आगे, क्योंकि सालों का इनका अनुभव है और इनकी रणनीति बहुत समझी सोची होती है। लेकिन अब दक्षिण पंथ भी खम ठोक कर आ गया, पहले इनको जवाब देने वाला कोई नहीं था। इनकी प्लांटेड स्टोरीज का खंडन सरकार से पहले जनता की तरफ से अब आने लगा है। सोशल मीडिया की ये ताकत है कि जब वो कोई गलत चीजें देखते तो सोशल मीडिया सबसे पहले आ जाता और सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं सोशल मीडिया के कारण। और मीडिया हाउस भी एक दूसरे को गलत साबित करने में एडी चोटी का जोर लगा देते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में जो घटनाएं होती हैं बुरी, उनको प्रस्तुत करने का तरीका और भाजपा शासित में बिल्कुल अलग तरह का है। आतंकवादी हमले की खबर की हेडलाइन होगी, घाटी में आतंकवादी हमला। आतंकवाद का कोई रंग, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन अगर यही कोई घटना मध्य प्रदेश में भाजपा के लोगों की, युवा मोर्चा की किसी से झड़प हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी हेडलाइन लगेगी कि भाजपा के भगवा गुंडों ने मचाया आतंक।
एक तरफ तो आतंकवाद का रंग नहीं है, लेकिन भाजपा के आम कार्यकर्ता भी भगवा गुंडा हो गया और वो आतंक मचा रहा है, और आतंकवादी का कोई मजहब और ईमान नहीं है। और इसी तरह जब गुजरात के दंगे हुए थे तो दीनानाथ मिश्रा जी और बलवीर पुंजी इंडिया फाउंडेशन चलाते थे, तो हमने उसके ऊपर, दीनानाथ जी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, तो ये सारा काम मुझे दिया गया था। टीवी फुटेज पूरी मैंने खंगाली एनडीटीवी की। आप यकीन नहीं मानेंगे, राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त ने इतनी बायस रिपोर्टिंग की थी, तो हमने उसका मतलब शॉट दर शॉट हमने उनको दिखाया और उनकी धज्जियां उड़ाई थी। अब बात करते हैं मेन मीडिया से हटकर, हम देखें तो यूट्यूब चैनलों पर भी गलत सलत भ्रामक पक्षपाती खबरों का अंबार है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी का एक जो सोशल पहलू है जो बहुत चिंताजनक है, वो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अब साइकेट्रिस्ट के पास और हीलर्स के पास मीडिया पेशेंट जाने शुरू हो गए हैं। मीडिया आपका टीवी बेडरूम में लगा है, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में भी दरार पैदा कर रहा है। वाइफ को, हस्बैंड को रवीश कुमार पसंद है तो वाइफ को चौधरी पसंद है। अब डिबेट में किसी वाइफ को प्रो मोदी लोग पसंद है तो हस्बैंड को एंटी मोदी लोग पसंद है, और लड़ाई इतनी है कि तलाक की नौबत आ गई है। तो अब उनको हीलर कहते हैं, प्लीज स्टॉप वॉचिंग दीज न्यूज चैनल्स। तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी समाज में इतनी कम होती जा रही है, और जिस तरह से कोरोना में इन्होंने इतनी भयानक तरीके से रिपोर्टिंग की, बहुत लोगों को डिप्रेशन हो गया, साइको फियर्स हो गए, और उन्हें लगा कि हम सब तो मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से मीडिया ने अपनी, इसमें लंबा इशू है, काफी समय नहीं है, तो मैं यहीं पर अपनी बात को अब समाप्त करती हूँ। जब प्रश्नोत्तर होगा तो उसमें हम बात करेंगे। बहुत बहुत आभार संजना जी, आपने काफी विषयों को, खासतौर से राजनीतिक स्तर पर मीडिया अपना जिस तरह से एक स्टैंड लेता है, एक पाला पकड़ कर बैठ गया है, और दूसरा आपने विषय रखा कि जो समाचार माध्यम है वह भी मनोरंजन के माध्यम बन रहे हैं या उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं। फिल्मों की खबरें, स्कैंडल की खबरों पे, क्राइम की खबरों पे, उनका ज्यादा फोकस है। और तीसरा आपने विषय रखा कि जो चैनल में बहस हो रही है खबरों के बजाय, बुलेटिन के बजाय, तो उससे भी आम जनता को वास्तविक और विस्तृत जिस तरह से समाचार मिलने चाहिए वे अब नहीं मिल पा रहे। अब मैं निवेदन करूंगा अजय सेठिया जी से। अजय जी, आपने लंबे समय तक अखबार में भी काम किया, टीवी चैनल का भी आपने संपादन किया, और आपने विभिन्न जो समाचार समूह हैं उनके साथ भी आपका जुड़ाव रहा। एक बड़ा परसेप्शन पिछले कुछ दशकों में विकसित हुआ है कि तो एक 40 साल 50 साल पहले पत्रकार को एक क्रांतिकारी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में देखा जाता था, और उसके बाद कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस बढ़ा और एडिटर की और पत्रकारों की भूमिका कम हुई, मार्केटिंग के लोगों की भूमिका बढ़ी, और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के हिसाब से और उस कॉर्पोरेट के अदर बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से न्यूज बनाना या न्यूज को ट्रैक करना है कि यार हमारा ये कॉम्पिटिटर है तो इसको ट्रैक कीजिए, इसकी कुछ खबर लाइए, या ये हमारे इंटरेस्ट का सेक्टर है, इस इंटरेस्ट के सेक्टर में पॉलिसी हमें कुछ बदलवानी है तो उसके लिए आप खबरें लगातार लाइए, इंटरव्यू लीजिए। तो ये एक जो बड़ा बदलाव आया, उससे बड़े मीडिया समूहों की जो हम कह सकते हैं कि एक प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा में काफी हद तक गिरावट आई। और अभी रिसेंटली जो एक विवाद खड़ा हुआ है, एक बड़े समाचार समूह के वहां छापे पड़े हैं ईडी के, इनकम टैक्स के, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिनका समाचार से या समाचार जगत से कोई लेना देना नहीं था, और उन व्यवसायों में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपत्तियां नजर आई सरकार को। लेकिन उसको भी इस तरह से जोड़ना और उस तरह से प्रेजेंट करना कि ये मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। तो एक तो बड़ा सवाल है कि जो बड़े समूह हैं उन समूहों के अपने व्यावसायिक हितों को खबर समाचार जगत की स्वतंत्रता के साथ जोड़कर और उसका दुरुपयोग करना, और अपने व्यवसायों को बढ़ाना, और उसमें हम यह भी कह सकते हैं कि कई जगहों पे कानून तोड़े गए, ऐसी जमीन एक्वायर की गई, सस्ते में जमीन ले लेना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को बिजनेस से आउट करना है या उनको ब्लैकमेल करना है, धमकाना, वो सारा जो, और ये खाली कोई एक समूह करता है ऐसा भी नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि एक बड़े समूह ने तो यहाँ तक किया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड थी उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि आप हमें इतना % का स्टेक दीजिए तो आपकी इतनी खबरें, इतने आपके लोगों के एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल्स वगैरह ये सब भी चलाएंगे।
तो ये तो हम पढ़ते सुनते आए, एक वो बड़ा संकट है। दूसरा ये संकट आ गया कि व्यक्तिगत जो आपकी आपकी रुचि है या आपका एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है या कॉमर्शियल एजेंडा है, उसके बेसिस पे लोग अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, या किसी चैनल में काम कर रहे हैं या किसी अखबार में काम कर रहे हैं तो वहां अपना करते हैं, या ट्वीट उस हैंडल से करते हैं। तो ये जो व्यावसायिक लेवल पे, सामूहिक लेवल पे क्रेडिबिलिटी का संकट खड़ा होना और व्यक्तिगत लेवल पे अपने एजेंडा को चलाना, इन दोनों को आपने पिछले कई दशकों से देखा है, और मीडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको आपने देखा है, जिस तरह से विस्तार हुआ है वो आपने देखा। और मैं तो अब ये मानता हूं कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, कि आप मनोरंजन का कुछ देखना चाहते हो तो इतना सारा है कि आपके पास समय नहीं है। आप समाचार पढ़ना कुछ चाहते हो तो इतने सारे समाचार आपके पास है, इतने समाचार माध्यम है। और मेरे ख्याल से टीवी चैनल, मैं तो खैर टीवी की न्यूज कम देखता हूँ, लेकिन टीवी चैनल, न्यूज चैनल में आप जाओ तो वहां भी पता नहीं कितने न्यूज चैनल आ जाते हैं कि आप किसकी न्यूज देखेंगे। तो ये जो एक तरह से कंपटीशन करना एक दूसरे के साथ, और अपना मार्केट बढ़ाना, सरवाइव करना, और उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और अपना एक एजेंडा चलाना, ये जो पूरा घटनाक्रम बना है, ये विकसित हुआ है, इसके पीछे का आपका जो अनुभव है, आपसे निवेदन है कि आप उसे शेयर करें हमारे आज के जो वेबिनार के भागीदार हैं उन सबके लिए। अजय सेठी जी। सतीश जी को प्रणाम, और कुलदीप जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आईपीएफ पर आमंत्रित किया। सिद्धार्थ जी और सजना ने काफी विस्तृत इस विषय को रखा है। आपका ये कहना कि जो भास्कर वाला विषय हुआ है और जो मीडिया ने जिस प्रकार ग्रैब की है चीजों को, वो एक अपनी जगह है, लेकिन आज हम सोशल मीडिया पर भी चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि जैसा कि सिद्धार्थ जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि अब हर व्यक्ति जर्नलिस्ट है। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को जर्नलिस्ट बना दिया है, और ये आप समझिए कि पिछले 20 साल की देन है पूरी दुनिया को, कि जिसमें ट्विटर आया, फेसबुक आया और बाकी सब साधन आए, यूट्यूब आई, और उसने पूरे दुनिया के मीडिया पर कब्जा कर लिया। हमारे देश की जो समस्या हुई, वो समस्या हमारे देश की ये हुई कि हमारे यहाँ जब विजुअल मीडिया आया था तब भी हमने नियम नहीं बनाए। देश आजाद हुआ तो आजादी के कुछ साल के बाद यह महसूस किया गया कि प्रिंट मीडिया पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए, कुछ भी किसी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की खबर ना हो, किसी के खिलाफ सीधे डायरेक्ट खबर ना हो। तो इसलिए प्रेस काउंसिल बनाई गई। प्रेस काउंसिल में प्रतिनिधि पत्रकारों के भी थे, अखबारों के मालिकों के भी थे, और संसद से भी 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। तो एक ऐसा हमने एक ढांचा खड़ा किया जिसमें कानूनी तौर पर खड़ा किया कि जिसमें निगाह रखी जाएगी। लेकिन जब हमारे सामने विजुअल मीडिया आया तो 90 के दशक में हमने विजुअल मीडिया के लिए कोई नियम कायदा बनाया ही नहीं, वो अनियंत्रित हो गए। और बाद में भी जाकर जबकि कानून बनाना चाहिए था, कई बार इस तरह की मांग उठी कि प्रेस काउंसिल को ही मीडिया काउंसिल बना दिया जाए और उसमें विजुअल मीडिया को भी एंटर किया जाए, वो नहीं किया। और अंततः जो है उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली, और अपनी एसोसिएशन को ही वो मानने लगे कि सरकार हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना करे, हम खुद ही आपस में कंट्रोल करेंगे। और उनके कंट्रोल का नतीजा हमने देख लिया है कि वो किस प्रकार ग्रुपिज्म हो गया है। अब उसके बाद जब ये सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया के समय भी हमारी सरकारों ने ध्यान नहीं रखा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही है दुनिया की ताकतें। अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, चाइना कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रीज नीदरलैंड जैसी छोटी छोटी कंट्रीज कंट्रोल कर रही हैं। हमने तब भी कानून कायदे नहीं बनाए, और आज हम इस संकट में खड़े हो गए हैं कि हमारे जो युवा हैं वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, और इस सोशल मीडिया का समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपके उन विषयों पर भी बोलूंगा जो आपने कहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ था। उस सर्वेक्षण में, बहुत पुराना सर्वेक्षण नहीं है, उस सर्वेक्षण में ये पूछा गया कि सोशल मीडिया का कितना प्रभाव, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो सर्वे में 85% युवाओं ने, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने की बात कही है, 85% ने। और 85% युवकों में से अधिकतर दिन में 5 घंटे सोशल मीडिया का, इसका मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब की अपेक्षा युवा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर
वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इंटरनेट प्राइवेसी और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देने के मामलों में कमी देखी गई है। तकरीबन 30% सहयोगियों ने माना कि उन्होंने संवेदनशील जानकारियां ऑनलाइन साझा की है। कुल 50% बच्चों ने स्वीकार किया कि उन्होंने इंटरनेट का उपयोग पूर्ण वीडियो देखने के लिए किया। यह बच्चों का विषय सोशल मीडिया पर को जिस प्रकार प्रभावित कर रहा है, वो भारत के लिए, भारत सरकार के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। इस पे सोचने की जरूरत है हमें। मैं 2 खबरों पर भी जिक्र करूंगा जिसका सोशल मीडिया ने जिस प्रकार प्रभाव पिछले 2-3 दिनों के अंदर डाला है। लेकिन अब बच्चा कहां, कब, क्या जानकारी ले, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में बच्चों को अश्लील वीडियो देखने से रोक नहीं सकते, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने मोबाइल दे दिया है और आपने स्मार्टफोन उसको दे दिया है और इंटरनेट दे दिया है। इसका असर जो है ये हुआ है कि बच्चे अब ग्राफिक वेबसाइट्स देख रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहे हैं और आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका असर उनकी जो मानसिक प्रक्रिया है, उस सोचने की जो शक्ति है, उसको प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया से साइबर बुलिंग हो रही है और हमारी जीवन शैली में अंतर आ रहा है। नींद की कमी आ रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि सरजा ने भी अभी कहा कि डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो इसको रोका कैसे जाए? बहुत सारी YouTube हमको पसंद आती है, हम उसको नोटिफाई कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं और लगातार हम करते चले जाते हैं। हमने 20-30 YouTube को सब्सक्राइब कर लिया और नतीजा क्या निकलता है? नोटिफिकेशन आता रहता है। दिन भर आपको पास समय नहीं होता, आप रात को उसको देखना शुरू करते हैं, आपका इंटरनेट का समय भी बढ़ता है, आपकी नींद घटती है और आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो अब अगर हम सिर्फ न्यूज पक्ष को लेके, मैंने ये बच्चों को लेकर के, कुलदीप जी आप जानते हैं कि बच्चों के क्षेत्र में मैंने कुछ काम किया है, तो इसलिए मैंने इस विषय को रखा है। अब हम न्यूज के विषय को देखें तो जिस प्रकार हर आदमी अब जर्नलिस्ट है, हर व्यक्ति YouTube शुरू कर सकता है, हर व्यक्ति अपनी वेबसाइट शुरू कर सकता है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया के फेसबुक का इस्तेमाल करके उसमें जो भी कुछ लिखना चाहे लिख सकता है और वो लिखा जा रहा है। इसका असर ये हुआ है कि जो प्रिंट मीडिया था, जो विजुअल मीडिया था, उसका प्रभाव खत्म हो गया है और उससे कहीं फास्ट फेसबुक पर खबर आती है, उससे कहीं फास्ट व्हाट्सएप पे खबर आती है, उससे कहीं फास्ट यूट्यूब पर खबर आती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास खबर हमारे मोबाइल पर पहले आ रही है और आप टीवी पर उसे 3 घंटे बाद देख रहे हैं, 4 घंटे बाद देख रहे हैं। तो इसका एक लाभ हुआ है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सबके पास जल्दी आ रही है और उसका हमें जानकारियां मिल रही हैं कि क्या हो रहा है, कहां क्या नहीं हो रहा है। दुनिया भर की खबरें हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं, वो भी हमारे सामने हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को जो अब कंट्रोल करने की और नियम बनाने की बात की गई है और जैसे ट्विटर को कंट्रोल करने की कोशिश हमने करी है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज से 10 साल पहले इस पे सोचा जाना चाहिए था, जो नहीं सोचा गया। और उसके लिए मैं समझता हूं कि पिछली यूपीए सरकार ने बहुत बड़ा देश के साथ अन्याय किया है, पाप किया है और आज उसका असर हम देख रहे हैं। उसमें फिर भी देरी की, एनडीए गवर्नमेंट ने भी बहुत देरी की है। पिछले 5 साल इसमें बर्बाद हुए हैं और इससे पहले 10 साल जो है मनमोहन सिंह के बर्बाद हुए हैं और वाजपेयी जी के समय भी हमने कोशिश की, अभियान चलाया कुछ लोगों ने कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। बीच में चर्चा आई थी कि आपने कहा कुलदीप जी की हम इतना स्पेस आपको देते हैं, आप उसके बदले में पैसा दें। तो ये सबसे पहले मुझे ध्यान आता है पंजाब के इलेक्शन आज से 15-20 साल पहले जब हुए थे, तो एक न्यूज का स्पेस पर सेंटीमीटर के हिसाब से वहां पर पंजाब में अखबारों ने बेचना शुरू किया था। उसमें प्रभाष जी जिंदा थे, प्रभाष जोशी जी ने सबसे पहले उसके खिलाफ अभियान चलाया और वो हुआ। लेकिन आज स्थितियां तो बिल्कुल बदल गई ना। आज तो सबके हाथ में मीडिया है और उस मीडिया को तो अखबारों के मालिक कंट्रोल करते थे या चैनल के मालिक कंट्रोल करते थे, लेकिन अब इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है, अनियंत्रित है। मैं 2 खबरों का उदाहरण आपको देता हूं।
भास्कर का आपने बात जिक्र किया कि भास्कर भोपाल के यहाँ 32 जगह पर छापे पड़े। अब वो उसको ये मान लिया गया कि ये मीडिया पर अटैक है, और पिछले कई दिनों से वो पेगासस का मामला आया था, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं। ये भी इसको भी हमें नकारना नहीं चाहिए। हम अगर एक विचारधारा के लोग हैं तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि मीडिया की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा स्तंभ इसको इसलिए कहा गया है। तो अगर मीडिया को हम कंट्रोल करेंगे तो हम, इसका मतलब है डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसका नतीजा हमने इमरजेंसी में भी देखा, और उसके बाद भी महाराष्ट्र में एक बार कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, या बिहार में कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो उसका नतीजा दूसरा निकलता। आज हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो परंपरागत मीडिया है उसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहा समाज पर। अब सोशल मीडिया ज्यादा प्रभावित करता है, ये बात सही है, लेकिन इसके बावजूद आज भी राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संस्थाओं के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनको बुलाते हैं, वो ये चाहते हैं कि प्रिंट में उनकी खबर आए, विजुअल मीडिया में उनकी खबर आए। तो हमें उस परंपरा को भी कायम रखना चाहिए। कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसे पीआईबी के पास हैं, उनको मिनिस्ट्री में नहीं अलाउ किया जा रहा, या दूसरी ओर कुछ घटनाएं हो रही हैं, ये अपनी जगह है। अब भास्कर की घटना को आप ये कहें कि मीडिया पर अटैक है बाकी इस घटनाओं के साथ जोड़ करके, तो मैं समझता हूं वो गलत होगा। शायद हमारे जो इस समय लोग सुन रहे हैं शायद उनकी जानकारी में हो या नहीं हो। मैंने खुद भास्कर से जुड़ा रहा हूं, मैंने वहां पर स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के नाम पर के तौर पर काम किया है। मेरी वाइफ वहां पर 11-12 साल तक सीनियर स्पेशल कोरेस्पोंडेंट रही है, और वो जो वहां पर चीजें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि उसमें सरकारों ने बहुत पहले लापरवाहियां की हैं। जैसे अखबारों के अंदर पीएफ लागू नहीं है, अगर पीएफ लागू है तो वो 3-3, 4-4 साल एम्प्लॉय होने के बाद लागू किया जाता है। सरकारें उन पर लागू नहीं, कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि सरकारों को लगता है कि मीडिया हमारे पक्ष में रहना चाहिए, तो वो उनको मनमानी करने दी जाए। अब ये मनमानी भास्कर या नवभारत या राजस्थान पत्रिका, या सब मनमानियां करते रहे हैं, उस पर कंट्रोल उस ढंग से नहीं किया गया जिस ढंग से किया जाना चाहिए था। अब नतीजा क्या निकला है, जैसा कि आपने कहा, मैं राजस्थान का ये उदाहरण देता हूं। कुलदीप जी, आप भी राजस्थान से आते हैं, कि राजस्थान के अंदर जब भास्कर ने प्रवेश किया तो उसके बाद उसने जितने में 2 अखबार निकल जाएं, मतलब 8-10 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापन पर ही खर्च कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि सरकारें एकदम प्रभाव में आ गई, और आज राजस्थान के हर जिले में उन्होंने सरकारी लैंड ली है कम कीमत पर, और वहां पर मॉल खोल दिए, उसको कमर्शियल बना दिया। और इसके अलावा ये जिक्र आया है कि एक जंगल की जमीन पर कब्जा करके भास्कर ने संस्कार वैली नाम से स्कूल चला रहा है, जिसकी लाखों रुपए की फीस है, उसको वो कर रहा है। तो क्या अगर कोई मीडिया हाउस चला रहा है तो उसका क्या मतलब है कि वो जो अगर गलत काम कर रहा है कोई, तो उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, या सरकारी संस्थाओं का, इनकम टैक्स का या दूसरों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। भास्कर 6000 करोड़ रुपए की टर्नओवर की कंपनी है, और इसके ये अब सिर्फ अखबार नहीं चलाते हैं, कोयले से बिजली उत्पादन करते हैं। इसकी 2 यूनिट है उनकी, कोयला खनन का उनका काम है, टेक्सटाइल का उनका काम है, तेल उत्पादन में है, वो रियल एस्टेट में है, एजुकेशन में है। तो वहां के उस प्रकार के धंधे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 2010 से लेकर के 2015 तक विदेशों से उन्होंने पैसा लिया बिना आरबीआई की अनुमति के। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए और इनकम टैक्स उस पर रेड ही ना मारे, तो इसको कहना मीडिया पर हमला, ये गलत होगा। अच्छा, दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारा दुष्प्रभाव हो रहा है। अभी परसों या चौथ की बात है, 21 तारीख की बात है कि 21 तारीख को एक खबर आई कि बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ी गई। बहुत सारे, मैं इस समय उत्तराखंड में ही हूँ, पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पर हूँ, तो दिल्ली से मेरे पास खबरें आई कि बद्रीनाथ और केदारनाथ भी जोड़ दिया गया कि दोनों जगह पर किया गया, जबकि ये पूरी तरह खबर गलत थी और पूरे देश में एकदम जंगल की आग की तरह फैल गई। और सोशल मीडिया का ये दुष्प्रभाव हमने देखा, वो पूरी तरह खबर गलत थी। बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले एक पार्किंग बन रही है। उस पार्किंग में जो ठेकेदार है वो यहाँ का लोकल है, हिंदू है वो। उसने जो मजदूर लाए वो मुस्लिम थे, और उनकी जब नमाज का टाइम हुआ, उन्होंने पार्किंग के अंदर ही जो बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी,
उसके अंदर एक जो नीचे वाला उसका जो तल बना था, वहां पर उन्होंने नमाज अदा करी। और उसका क्या हुआ कि सोशल मीडिया के ये दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरी बातें और हैं कि जैसे यूट्यूब, अब क्या है कि भारत सरकार ने यूट्यूब पर अभी तक कोई किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं किया। अब जाकर के नियम बनाए हैं, और उस पर कौन कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि वास्तविकता तो बाहर से है। आपके अगर भारत सरकार के पास कोई शिकायत आती है या राज्य सरकार के पास शिकायत आती है, तो वो पहले यूट्यूब को अमेरिका में कहेगा, और या ट्विटर को अमेरिका में कहेगा, फिर वो उसको कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी उनकी मर्जी है। तो आपने सोशल मीडिया के ये जो प्लेटफॉर्म हैं, उनको भारत में आते समय कंट्रोल करना था, आपने नहीं कंट्रोल किया। और मैं समझता हूं कि अब भी सख्ती से कंट्रोल करने की जरूरत है। जब तक हम उसे सख्ती से कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपने देश में आने वाली समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे। वो और बढ़ती चली जाएंगी, और उसके साथ जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती चली जाएंगी। सोशल मीडिया को अभी हम समझ नहीं पाए हैं, ये बहुत ज्यादा होने वाले हैं आने वाले समय में। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि और बहुत सारी चीजें, पति पत्नी के झगड़े की बात तो कही ही सर्जना जी ने, जासूसी हो रही है, हमारे सारे कंटेंट्स जो हैं वो चोरी हो रहे हैं। और आप देखिए कि बहुत सारी चीजें जो भारत में ही होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी, अब सारे कंटेंट्स, सारा सोर्स गूगल के पास चला गया है। हम गूगल से पूछते हैं, हमारे पड़ोस में कौन है, हम गूगल से पूछते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, हमारा ज्ञान सीमित होता जा रहा है। और ज्ञान को सीमित इसलिए कर दिया गया क्योंकि हमने सब कुछ गूगल से पूछना शुरू कर दिया। इसलिए उसका जो है, ना तो स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है जिस तरह का नॉलेज पहले हमारे पास था, 40 साल पहले, 50 साल पहले, जिस प्रकार का कैलकुलेशंस हम लोग करते थे, या हमारी मैथमेटिक्स थी या विज्ञान था, वो सारा का सारा अब गूगल ने ले लिया है। और हमारा नॉलेज जो है वो भी सीमित हो गया है। हमारा जो न्यूज का जो सेक्टर है वो भी बहुत सीमित हो गया है। और जैसा कि सर्जना जी ने कहा कि सुबह से लेकर के शाम तक एक खबर चलती है, 24 घंटे का चैनल है, तो और दिखाएं क्या, वही चलाते रहते हैं। और मैंने कई बार देखा है इस बात को कि सुबह जो हेडलाइन होती है वो शाम को खबर ही नहीं होती। तो ये जो बीमारियां पैदा हुई हैं इस मीडिया से, उस मीडिया की बीमारियों का असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। जो हमारे जीवन पर असर पड़ रहा है, उसके लिए अब नियम कायदे और मजबूत किए जाने की जरूरत है। और उसके लिए जरूरी है कि हम भी अपने परिवारों में इस चीज को सिखाएं, समझाएं, कंट्रोल करें। हम नोटिफिकेशंस कम लें, हम सब्सक्राइब कम से कम करें। जिसको देखना है उस वक्त जाकर के खोल के देख लें, बार बार के नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए। हम सोशल मीडिया का टाइम लिमिट अपने परिवारों में, समाज में सीमित करें कि हम 2 घंटे देखेंगे, 1 घंटा देखेंगे। तो इस तरह की चीजें करना बहुत जरूरी हो गया है। अदरवाइज समाज पर बहुत दुष्प्रभाव सोशल मीडिया के इसके पड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आपने काफी विषयों को छुआ, और कॉर्पोरेट मीडिया के बारे में भी और सोशल मीडिया के बारे में भी विस्तार से अपना विषय रखा। शीला जी, सरकार आपने हैंड रेज किया और एक अविनाश त्रिपाठी आपने हैंड रेज किया है। शीला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ प्रश्न है आपका? हाँ, छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। कुलदीप जी, आपने अच्छा आयोजन किया है, इसके लिए बधाई। और सभी वक्ताओं ने बिंदुओं को बहुत अच्छी तरह रखा है। एक बात जो है, मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें आई और सभी वक्ताओं ने किसी न किसी रूप में उसका जिक्र किया है। वो है कि मीडिया पर कंट्रोल की बात, ये बार बार आ रही है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है मंत्रालय से शुरू होती है। देखिए, मंत्रालय में जो भी बैठे होते हैं, मंत्री के अलावा जो व्यक्ति लोग वहां होते हैं, उनमें एक आदत है हर चीज पर एक अपना हक जमाने की, कंट्रोल करने की। और वो चीज जो है किसी भी तरह से मीडिया के लिए सही नहीं। मैं आपको बताऊं, 1999 में जो सुषमा जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, तो हम लोगों ने एनयूजे और डीजे की तरफ से एक पहल की थी
कि एक मीडिया रेगुलेटर बनाया जाए, क्योंकि मीडिया रेगुलेटर न होने की वजह से इस देश में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। सुषमा जी लगभग तैयार हो गई थी, पर समस्या आई कि वामपंथियों का वो दबाव रहा, उसके वजह से हमने प्रेस काउंसिल का जो रिऑर्गेनाइजेशन था उसको भी कुछ दिनों तक रुकवाए रखा था, पर उनके दबाव में आकर फिर वो चीजें जो है नहीं हो पाया था। देखिए, मीडिया रेगुलेटर का काम जो है यूएस में है, यूके में है और अन्य बहुत सारे देशों में, ऑफकॉम, एफसीसी, ये सारे काम करते हैं और बहुत सही ढंग से करते हैं ये लोग। देखिए, किसी भी उसमें रेगुलेटर का होना बहुत जरूरी है, सबसे आसान काम है। देखिए, रेगुलेटर बनाने के लिए बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स अपनाने पड़ते हैं। इस वक्त सिर्फ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही एक रेगुलेटर है जो न्यूज़पेपर्स को कवर करता है, बाकी जो है कोई और कवर उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं। तो सिर्फ प्रेस काउंसिल का अगर एम्बिट हम बढ़ा दें और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हम जोड़ दें और बाकी जो रूल्स वगैरह तो बाद में बन जाते हैं, तो उससे जो है बहुत सारी जो समस्याएं अभी आ रही हैं जिसको मंत्रालय को हैंडल भी नहीं करना चाहिए, मंत्रालय को उस पर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्रालय का करने का मतलब है सीधे सीधे सरकार पर उंगली उठती है। डॉक्टर शिरीष काशीकर जी आज जुड़े हुए हैं, आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर शिरीष काशीकर जी अहमदाबाद में मीडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं। आप इस विषय पे कुछ आप कहना चाहते हैं डॉक्टर? जी, कुलदीप जी और सभी मित्रों को नमस्कार। दरअसल जो सोशल मीडिया की बात हो रही थी, अभी हमने देखा पिछले कुछ दिन पहले सरकार ने भी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, खास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक गाइडलाइन जारी की। उसके बाद में गाइडलाइन जारी करने के बाद उन्होंने पीआईबी के थ्रू कुछ कार्यक्रम रखे थे उनके आउटरीच ब्यूरो के द्वारा, और जिस सेक्रेटरी ने जिन्होंने ये पूरा डिजाइन बनाया था नियमों का, उनको वो भी उसमें थे और एक कार्यक्रम में मैं भी जुड़ा था। तो उन्होंने सब बताया कि ये गाइडलाइंस क्या है, कैसे सरकार अभी इसमें कोई अपने आप रेगुलेशन नहीं लाना चाहती है, कैसे सरकार ने ये कहा है कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, खास करके ओटीटी पर जो कंटेंट आ रहा है उसको लेकर काफी चिंता थी सबको। तो उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने इन सब के ऊपर ये छोड़ दिया है कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ही अपनी एक गाइडलाइन तय करे और सरकार का रेगुलेशन अभी न आए, सरकार एक्सट्रीम लेवल पर बात जाने पर ही उसमें एंटर होगी। तो मैंने उनको यही सवाल पूछा था कि ये तो बंदर के हाथ में शराब की बोतल दे देने वाली बात थी। आप जो कंटेंट बना रहा है, जो एडल्ट कंटेंट बना रहा है, आप उसी को कह रहे हैं कि आप तय कीजिए कि 13 साल की व्यक्ति देखेगी, 16 साल की व्यक्ति देखेगी, 18 से ऊपर की व्यक्ति देखेगी। सब बवाल इसीलिए मचा हुआ है कि इस प्रकार का कंटेंट बन रहा है। तो बात सरकार के रेगुलेशन की आ रही है, आपने सेंसर बोर्ड बनाया है फिल्मों के लिए, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई व्यवस्था रखिए। आप इनके ऊपर अगर छोड़ देंगे तो फिर बात ही खत्म हो गई। वो तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, आप उनके पास क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई सेल्फ रेगुलेशन करे? ये इतना बड़ा न्यूज चैनल्स का, एडिटर्स का बड़ा संगठन बना हुआ है, कितने न्यूज चैनल्स उसको रेगुलेट करते हैं अपने समाचारों? हर कोई दूसरे की ओर देखता है, अपने चैनल में तो कोई कुछ करता नहीं है। तो बात सरकार के ओर से कुछ जो रेगुलेशन लाने की है वो स्पेसिफिक लेवल पर आनी ही चाहिए, और उसके लिए जो भी नियम बनाने चाहिए, जो भी कायदे कानून बनाने चाहिए, सरकार को पहले स्टेज पर ही उसमें आ जाना चाहिए। दूसरे तीसरे स्टेज में सरकार आएगी तो तब तक तो मामला पूरा खत्म हो जाएगा। ये मेरा मानना है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपकी इसके बारे में आगे भी कुछ और चर्चा करें। अविनाश त्रिपाठी, आपने हैंड रेज की, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं अविनाश त्रिपाठी और मीडिया का स्टूडेंट हूं और अभी मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर ही एक रिसर्च भी कर रहा हूं। मेरा एक जिज्ञासा ये थी, सबसे पहले तो जो ये समाचार दिखाए या सुनाए जाते हैं तो उसमें एक ट्रिक ऐसी अपनाई जा रही है कि पूरी इन्फॉर्मेशन ना देने के बजाय कुछ एक खास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्प्रेड कर दिया जा रहा है। जैसे आज अभी एक खबर आई थी, उसमें ये हुआ कि बार काउंसिल ने बंगाल में, जो वहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं, उनसे उनका इस्तीफा मांगा है या उनको जो है हटाने की बात कही है। तो उसमें जो था, उसमें सीधे सीधे ये बात हुआ, सब जितने भी न्यूज़ चैनल या अखबार या इन सब ने यही बताया कि बड़ी जन सरोकार की खबर है
और ये चूंकि ये कर नहीं पा रहे हैं ठीक से, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। लेकिन जो उसकी इनसाइड स्टोरी ये थी कि जो टीएमसी का एक विधायक है वही उस बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके की जो खबरें हैं, क्या इन सब पे ऐसा नहीं है, जैसे पीआईबी का फैक्ट चेकर है या अन्य जो संस्थान है, अब जैसे जो फैक्ट चेकिंग वाली संस्थाएं हैं उन पे भी अगर बात करें तो वो भी एक विशेष एंगल से ही उन सब चीजों को कर रही हैं। तो क्या इन सब पे भी बात नहीं होनी चाहिए, या इन सब चीजों को प्लेटफॉर्म, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहां नहीं लाना चाहिए? जैसे भी मैम ने बताया कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि बहुत सारी 100 या 200 रफ्तार तमाम टीवी चैनल्स पे और बहुत सारी जगहों पे आ रही हैं। तो इन सब पे भी क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर वाइज जो खबरें हैं, जैसे कि बहुत सारी जन सरोकार की खबरें हैं, वो तो दिखाई ही नहीं जाती हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पीएचडी कर रहा हूँ, और उस पे ही मेरा एक ये था, चिंता थी ये कि जिस प्रकार से जो कंटेंट आ रहे हैं, और कंटेंट इस तरीके से आ रहे हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की चीजें, और कुछ तो ऐसे हैं जो मिथ्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जैसे हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उन सब से भी रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि जिनको मिसकंडक्ट किया जा रहा है कुछ और तथ्य, और तथ्यों को कुछ और तरीके से परोसा जा रहा है। और चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो व्यूअर है वो बहुत माइनर एज का है, या यूं कहे कि वो 10 साल का भी है और जो है 21 साल का भी है, तो वो जिस चीज को देखेगा उसको तो वही लगेगा कि भाई ये जो चीज दिखाई जा रही है ये तो ऐसे ही होगी। तो इस तरीके की भी मिस इन्फॉर्मेशन और चीजें हो रही हैं। और पोर्नोग्राफी की जो बात अभी भाई साहब ने बताई, तो वो तो है ही, और पोर्नोग्राफी ऐसी है कि जिसको आप देख नहीं सकते, यहाँ तक कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। तो इन सब पे भी कुछ ऐसा एक चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। जी जी अविनाश जी, वो एंटरटेनमेंट का और ये जो आपने बताया कि एडल्ट कंटेंट का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज थोड़ा हम समाचार माध्यमों पे थोड़ा फोकस रखते हैं। धन्यवाद। प्रद्युमन दत्ता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं तो वैसे एज के हिसाब से बहुत कम उम्र का हूँ, और तजुर्बे के हिसाब से भी वर्तमान युवा मोर्चा में सोशल मीडिया का दायित्व है। लेकिन एक दिशा में मैं कुछ बात करना चाहूंगा जिसमें डिस्कशन बहुत कम हुई, इसीलिए कि हम अगर इस मीडिया चैनल के बारे में बात करें कि इनका अगर लोगों के बीच में व्यापकता क्यों है, तो एक चीज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनके जो इन्फॉर्मेशन देने की स्टाइल है, या इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आते हैं वो कई हद लोगों को पसंद, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी हमारे कार्यकर्ता किसी भी टाइम अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट में, गवर्नमेंट की डिफेंस में अगर सोशल मीडिया में भी करना चाहे तो उनके हाथ में इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाते। बहुत सारी सरकारी दफ्तर है, मिनिस्ट्री है, उनके जो वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स में सरकार क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसकी अपडेट बिल्कुल आ नहीं पाते। नागराज जी तमिलनाडु से हमारे साथ हैं, वयम हिंदी टीवी चैनल। नागराज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ कमेंट्स करना चाह रहा हूँ। ऐसा है, जो मीडिया के दिग्गज लोग बैठे हैं, हाँ, वास्तव में क्या है, जो प्रिंट मीडिया का जो काल था, उस समय जो हम अखबार लेते थे, न्यूज़पेपर, वी यूज्ड टू रीड ओनली दी व्हाट यू कॉल द थिंग्स which is interested to us. Many people will straight away go to the sports page. Some people will actually read only the headlines. Some people will go to the zodiacs. Some people will go to this center page, this thing. So likewise, in social media also, people will have a choice. I will not say this is actually for everything, just like a matchstick or a matchbox. The fire has both the side, flip and flop side. So this will also have, the social medias also, it has got a good side, it has got a bad side. But all of our governments, whether it is Manmohan Singh government or the present government, they actually always many time in the Kumbhakarna syndrome. So they never take action in advance. Actually these regulations are regulating authority for these social media should have come a decade before. But even now, actually, after Modi coming to power, for 7 years have gone, we are just discussing that actually we have to have a regulation, we are preparing, and bureaucrat has also to be blamed for this. Third thing, actually, my feeling is actually, what are all the effects of this? We may need more number of eye doctors in the future.
because people are glued to this YouTube or they are going to use the Android phone, which is already 400 crore people are using across the world and actually consuming the things actually given to them from the social media. So India has got a tremendous talent. I remember in 2019 end, I attended a seminar which was conducted by the IPF and our Rajiv Malhotra. He spoke. That time he said one important thing. Our people who have gone to the overseas as software people or people actually who are working there, they were just like bricklayers. They don't do anything innovative. For example, in the YouTube, which I consider one of the important tool which has been given to the mankind in the recent years, recent decade. Just like in 80s and 90s, beginning of 90s, the internet was a very big tool which has been given. So in the YouTube founders, one of the founders was a Bangladeshi. But no Indian has ever actually attempted to. Indians want to be a CEO or something else. They never want. But YouTube is a very good tool according to me. It has got its flip and flop side and we have to regulate it. And for example, this TikTok, which is a runaway success in India, which has been what you call that developed by China. India has a talent. Somebody has to create such a tool in India. We have got a pool of talent, but nobody attempt to do this actually. The regulation and we need not have to worry because humanity has to pass through all these phases. And as everyone is saying, actually political content, actually one has to control it because we have to protect our nation and actually the opinion creation in the country and also the society, because all the rubbish things, all the junks have been actually thrust in India. We have to stop that. We need a regulation. A good regulation is a need of the time. Actually, it should have come earlier, but it has not come. But it should. I am expecting it to come at the earliest. सगना शर्मा जी ने एक बात कही थी इंडिपेंडेंस को लेके, तो कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इंडिपेंडेंस के नाम पे सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट किया यूट्यूब पे, पर वो सब्सक्रिप्शन मॉडल किसी ना किसी आइडियोलॉजी के टुवर्ड्स लीन करने लग गया है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अभी क्वेश्चंस पे हम आते हैं। कुछ क्वेश्चंस लोगों ने पोस्ट किए हैं, पहले मैं वो भी क्वेश्चंस पढ़ लेता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम मीडिया की और मीडिया के कंजम्पशन की, खासतौर पे डिजिटल मीडिया के कंजम्पशन की, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन से, क्योंकि आप चाहे अखबार है चाहे टीवी चैनल है, उसका एक सब्सक्रिप्शन है, अखबार की एक कॉस्ट है, हम डिजिटल मोड पे भी जाते हैं तो उसकी भी एक कॉस्ट है। तो जो पाठक है और जो दर्शक है वो कंज्यूमर भी है, वो उपभोक्ता भी है। और कहीं ना कहीं पाठकों का, दर्शकों का एक प्लेटफॉर्म बनना और उसका नियंत्रण सामग्री देने वालों पर होना, मुझे लगता है ये एक इनिशिएटिव समाज को करना पड़ेगा। और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, पाठकों और दर्शकों, उनका एक प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा, उनका एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, हो सकता है उनका एक फोरम भी बनाना पड़े, क्योंकि वे उपभोक्ता हैं। वे किसी चीज के लिए जब पैसा दे रहे हैं तो उन्हें उसकी क्वालिटी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कंटेंट बनाने वाला है और जो कंटेंट प्रसारित करने वाला है वो अपनी मनमर्जी से चीजों का प्रसार करे और वो सबके लिए करे। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को, बड़े एक उम्र के लोगों को अलग कंटेंट पसंद हो, बुजुर्गों को भक्ति का पसंद होता है, जवान लोगों को कुछ मनोरंजन फिल्मों का पसंद हो सकता है। तो हम उस कंटेंट को हम जबरदस्ती बच्चों पे नहीं थोप सकते, उससे सर्वे ऑफर नहीं कर सकते। तो हमें एक कैटेगराइजेशन के लिए प्रयास करना चाहिए। सरकार हर काम में, हर मीडिया के प्लेटफॉर्म में, और जिस तरह से इसका प्रोलिफरेशन, जिस तरह से प्रसार हुआ है, मुझे लगता है उसको पकड़ पाना ही मुश्किल है। आज कल मैं एक लिस्ट देख रहा था कि यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मिलियंस ऑफ, मतलब आप समझिए कि उनके 1-1 करोड़ उनके पास फॉलोइंग हो गई है, इंडिविजुअल्स हैं। तो कितनी बड़े समूह को प्रभावित कर पा रहे हैं अपने मन, अपनी जो भी उनका एक एजेंडा है, उनके जो विचार है, उसको वो रोजाना आते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो उन्हें बोलना है वो कहते हैं। और जनता, इन्हें टीवी से नफरत हो गई। टीवी में आपने जैसे बताया कि वो एक ही खबर को दिन भर ले रहे हैं, तो उन्हें पॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए। और इसमें कोई आइडियोलॉजी का विषय नहीं है, कोई एक्स आइडियोलॉजी या वाई आइडियोलॉजी का। मेरा ये मानना है कि एक ही व्यक्ति
अगर इतना बड़ा विस्तार लेके चल रहा है और जो कंटेंट का उसका जो कंटेंट सीमित है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग नहीं है, उसको जो सीमित उसकी जो समझ है उसके आधार पर वो अपने विचार थोप रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके इतने हम लाखों लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो सरकार किसका पीछा करेगी, किसका पता लगाएगी। तो कहीं ना कहीं समाज को भी इसके बारे में, डिजिटल मीडिया के बारे में मुझे लगता है कि एज कंज्यूमर्स, एज यूजर्स, we also have to take initiative and form such forums so that large number of people can definitely track certain media platforms, certain individuals, certain newspapers, certain TV channels, certain news aggregators, and therefore you can say it will become much easier to identify where the fault lies and where we can, you can say, identify and point it out to the whether regulator or the government or the judiciary to take appropriate action. मैं निवेदन करूंगा माननीय सतीश जी से, आप कुछ विषय पे अपने विचार भाई साहब कुछ रखना चाहें? नहीं, मैंने तो पहली बार मैं भाग ले रहा हूँ। मुझे लगता है चर्चा बहुत उपयोगी आज की रही, लेकिन कई बातों पे थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना पड़ेगा और अधिक सोचना पड़ेगा। और बातें केवल सरकार के नीतियों की नहीं है, केवल मीडिया की नहीं है। जैसा आपने अभी कहा कि समाज की भी इसमें साझेदारी है, भागीदारी है। तो थोड़ा इस चर्चा को कभी और भी आगे बढ़ा है तो अच्छा रहेगा, मेरा सुझाव है, क्योंकि इनकंक्लूसिव रहती है। बहुत सारे लोगों ने कुछ विषय रखे हैं, तो पार्ट 2 भी किसी समय करेंगे तो और अधिक स्पष्टता भी होगी और जो सुझाव सामने आए उस पर फिर कंक्लूसिवली कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। आपने सुझाव दिया, हम इसको इस विषय को भी आगे हम लेंगे। इसमें मीडिया से जुड़े हुए अनेक आयाम हैं जिन्हें एक एक करके हम समय समय पर जोड़ते जाएंगे और उस विषय से जुड़े हुए लोगों को बुलाते रहेंगे उनके विचार सुनने के लिए। गोपाल परिहार जी ने प्रश्न पूछा है कि फेक न्यूज को रोकने के लिए कठोर कानून क्यों नहीं है, ये एक उनका पहला प्रश्न है। दूसरा कि ये कहाँ तक सही है कि जो टीवी चैनल्स डिफेंस से रिलेटेड जब समाचार देते हैं तो वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि बड़ी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन भी कई बार अपने टीवी चैनल में दे देते हैं कि ये इस हथियार का क्या है, या भारत की सेना ने कहाँ क्या बंकर बना लिए हैं, क्या कर लिया है, क्या तैयारी चल रही है, कितने सैनिक आ रहे हैं, कितने हथियार आ रहे हैं। तो क्या इस तरह की खबर दिखाने से राष्ट्र हितों पर कोई आंच नहीं आती? ये भी उनका एक प्रश्न है कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए कि ऐसे सुरक्षा से जुड़े हुए और जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़े हुए जो विषय हैं उनके बारे में मीडिया कितना दिखाए, क्या दिखाए। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब चीन का अतिक्रमण के बारे में समाचार थे तो कुछ लोगों ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के, और जो भारत की सेना जो कह रही है उसको वो काउंटर कर रहे हैं, और बाद में पता लगे कि उनके पास पुराने कुछ तथ्य हैं, पुराने कुछ वीडियो है, या वो चाइना का जो प्रोपेगेंडा है उसको वो यहाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक उनका प्रश्न था। तीसरा उनका प्रश्न है जो जिसपे चर्चा हुई है कि व्हाट मैकेनिज्म कैन बी देयर फॉर सेफ्टी, मतलब कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पे बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव तो वयस्कों पर भी पड़ रहा है, तो बच्चों पर तो उनका बहुत असर होने वाला है। तो उसके लिए क्या हो, और आज के जो डिजिटल एज में बच्चों के लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है। सर्जना जी, आप इस पे फेक न्यूज वगैरह पे आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, फेक न्यूज के लिए पीआईबी ने एक डिपार्टमेंट है उनका, उसका नाम है फैक्ट चेक। तो पीआईबी वहां पे फैक्ट चेक करता है और उसके बाद वो क्लैरिफाई करता है और उसके ऊपर उनका एक स्टैंप लगा होता है जिसपे वो फैक्ट चेक करके बताते हैं ये खबर गलत है या ठीक है। तो सरकार का एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट चल रहा है और अभी कुछ मीडिया चैनल्स ने भी शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि एबीपी न्यूज पर एक प्रोग्राम आता है, शाम को वो लोग दिखाते हैं कि आज सोशल मीडिया पे जो वीडियो आया या जो खबर आई उसमें क्या गलत था, क्या ठीक है। तो ये चल रहा है। दूसरी, आपने जो देश की प्रतिरक्षा संबंधी, डिफेंस संबंधी जो मीडिया जिस तरह से हमारे स्ट्रैटेजिक चीजों को एक्सपोज करता है वो बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि इस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए
पता नहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी क्यों चुप रहती है, जबकि ये बहुत ही संगीन विषय है। और ये तो फिर भी देखिए, जब हमला हुआ था जिसमें कसाब आया था मुंबई में, उस समय एनडीटीवी ने जो लाइव किया या बाकी चैनल्स ने किया, आतंकवादियों को उससे बहुत मदद मिली। उनके जो आका बाहर बैठे थे पाकिस्तान में, वो फोन पे उनको गाइड करते रहे कि एनएसजी कमांडो कहाँ है, तुम्हें कहाँ छिपना है, क्या करना है। तो ये, और बरखा दत्त का ये पहला वाकया नहीं था, वो कारगिल में भी कर चुकी हैं। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री को चाहिए कि कुछ सख्त नियम बनाए पहले, क्योंकि हर चीज सबके लिए नहीं होती। खबर के लिए इतना पागलपन कि आप ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में और टीआरपी के चक्कर में देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दो। इसके लिए या तो कोई ऐसा संगठन आगे आए, अगर सरकार नहीं कर सकती तो हम एक संगठन बना के सरकार को एक मेमोरेंडम भेज सकते हैं कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए, ये हमारे देश के लिए खतरा है। और डिफेंस संबंधित कोई भी खबर, किसी रिपोर्टर की भी एक सीमा तय होनी चाहिए कि यू विल नॉट क्रॉस दिस। क्योंकि मैं खुद एक आर्मी फैमिली से आती हूँ, मुझे सब खतरे और सारी बातें पता है। क्योंकि जब भी किसी ऑफिसर की बॉर्डर पे तैनाती हो जाती है ना, तो उसके घर में बड़े वियर्ड काइंड के फोन आने लगते हैं। हमारे घर आते थे, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ इन्फेंट्री में थे, वो ज्यादातर कारगिल में रहे, फिर वो कठुआ में रहे, और ये राजस्थान बॉर्डर पे रहे। जैसे ही कश्मीर में ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, वो पता नहीं फैमिली के नंबर ले लेते हैं कहीं से, और डिफरेंट तरह के फोन करते हैं। तो ऐसे अपने आर्मी के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना, ये बहुत ही संगीन विषय। मुझे लगता है हम लोग, कुलदीप जी, कोई संगठन बना के सरकार को मेमोरेंडम देना चाहिए, अगर सरकार खुद से नहीं कर सकती। कि आप देखिए, यूट्यूब वाले आपके पास तमाम गंदे वाले कंटेंट पुश करते हैं, जब आप उनको नहीं देखते और जब वो आपकी सर्च देखते हैं, तो फिर वो आपकी सर्च के हिसाब से भेजना शुरू करते हैं। तो थोड़ा अपने घर में हमको ये गाइडलाइन पर कौन सुनता है, बच्चे सुनते भी नहीं है, और वो चाहते भी यही है कि लोग उनके जाल में फंसे। और वो जो देखता, कहीं गलती से भी एक बार आपसे क्लिक हो गया ना, तो वो आपको वैसे 10 वीडियो भेजते हैं, क्योंकि उनकी नजर रहती है। कुछ प्रश्न अजय जी ने जो पूछे हैं, उनके काफी प्रश्न हैं। पहला उनका प्रश्न है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका अभी तक की जो परफॉर्मेंस है कितनी इफेक्टिव रही है, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि खैर वो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट लिबरल एलिमेंट्स हैं और बिग टेक है, वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक बड़ी थ्रेट बन रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, इज देयर अ नीड टू पुट फॉर इट। तीसरा वो कह रहे हैं कि फॉरेन मनी जो आ रही है उसमें सोशल मीडिया में, उसका कुछ कंट्रोल का उसमें कुछ करना चाहिए, जैसा अभी किसी पैनलिस्ट ने उसके बारे में चर्चा भी की है। जी देखिए, जो उनका पहला सवाल है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया टीथलेस टाइगर है, उसके पास कोई राइट्स नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो एक नोटिस भेज सकती है। या तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लीगली राइट बढ़ाए जाए और पूरे मीडिया को उनके दायरे में लाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक को तो विशेष रूप से लाया जाए, क्योंकि वो अपना एक काउंसिल बना के अगर बैठ जाएंगे तो वो यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, वो कभी एक दूसरे का नुक्स नहीं निकालेंगे। तो जरूरी ये है कि उनको भी इसमें लाया जाए, एक उनको कमेटी बना देना, अलग से करना, ये थोड़ा सा INB को यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा। तो प्रेस काउंसिल को अधिकार दिए जाए, तब इसके ऊपर बात होगी। दूसरा उनका क्या सवाल था? दूसरा था कि जो फॉरेन मनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सोशल मीडिया में, जो उनका रोल है, उसके बारे में क्या हम कैसे कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण लगा सकते हैं। और आउटफ्लो हो रहा है, जो पैसा बाहर जा रहा है, उनका ये कहना था कि हम यूट्यूब के थ्रू, या इवन मैं तो मानता हूँ कि, और ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो खर्चा करने वाले हैं वो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक नेता हैं। और अब एक तरह का एक ऑब्सेशन हो गया कि मेरे कितने फॉलोइंग है, और वो फॉलोइंग होती है तो उसके आगे ऊपर मार्क्स बढ़ जाते हैं, पार्टी में भी और पार्टी के नेताओं के सामने भी। और अक्सर उसकी अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए लोग लाखों रुपए का हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2 लाख 5 लाख रुपया फेसबुक को देते हैं, 2 लाख 5 लाख रुपया ट्विटर को देते हैं, गूगल पे ऐड चलाते हैं, ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ें और उनके कमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले। तो ये जो पैसा है, आश्चर्यजनक रूप से हम मल्टीनेशनल कंपनीज को देते हैं। अपनी यहाँ पे जो हमें मीडिया के ऊपर काम करना चाहिए था और मीडिया के लोगों के लिए जॉब क्रिएट करने चाहिए, तो वो सारा पैसा बाहर जाता है। ये भी इनका है कि उसे हम कैसे रोक सकते हैं।
देखिए, ये तो जो आपने कहा है ना, या तो हम चाइना की तरह सख्त हो जाएं कि गूगल नहीं चलेगा हमारे देश में फेसबुक नहीं चलेगी, या तो हम अपना बनाएं, एक तो वो तरीका है। दूसरा, अगर आपने अब सरकार अपने लेवल पर कोशिश करती है तो उसको लेके आपको पता है पहले ही भारत इस सरकार को कहते हैं हिंदुत्ववादी, संस्कारी और उस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो पूरी एक पॉलिसी चेंज हो। वैसे जावड़ेकर जी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, वो मेरे पास हैं कुलदीप जी, मैं आपको भेज दूंगी वो गाइडलाइंस। IND मिनिस्ट्री में कवर करती हूँ इसलिए मेरे पास आती हैं, मैं आपको वो गाइडलाइन भेज दूंगी, आप सबको ईमेल से या जैसे भी चाहे तो भेज सकते हैं। ये जो TRP के लिए जो न्यूज बनाते हैं इसको हम अकाउंटेबल कैसे बना सकते हैं? वही बात वापस वही ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल ऑफ इंडिया या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या जो भी है, उन्हीं के थ्रू हो सकता है। अगेन दिन भर में 24 घंटे अगर खबर में 100 चैनल चलाएं तो सरकार के कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी उसको बैठ के वॉच करेंगे और कब तक करेंगे? तो असल में सवाल वही है कि कंटेंट बनाने वाले और कंटेंट देखने वाले, इन्हीं के हमें फोरम्स तैयार करने पड़ेंगे जो आपस में संवाद रखें और एक नियंत्रण की कुछ मर्यादा, एक बाउंड्री लाइन तय हो जाए, और जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस हो तो उसके लिए फिर ऑब्जेक्शन खड़ा हो। तो ये इनका प्रश्न है। आप इस पे कुछ TRP के विषय पे कुछ कहना चाहें? देखिए, TRP तो बैन हो गई थी पिछले दिनों, जब अर्नब गोस्वामी वाला चक्कर हुआ था तो TRP आनी बंद हो गई थी। TRP आजकल नहीं आ रही है। और दूसरा, TRP का एक बहुत जबरदस्त इनका एक नेटवर्क और नेक्सस है कि TRP आप देखिए कि भाई एक न्यूज चैनल जो कि न्यूज नेशन, मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक न्यूज नेशन है जिसके पास कुछ नहीं है, छोटी पूंजी से उसने एक चैनल लगाया और 1 साल के अंदर अंदर वो DD को कैसे क्रॉस कर गया? पहली बात तो ये सवाल उठना चाहिए। दूरदर्शन के पूरे भारत में केंद्र हैं, हर जगह दूर दराज में है, आकाशवाणी भी है। तो अगर इतना बड़ा पैराफिनीलिया हमारे पास, हर स्टेट में इतना खर्चा, इतने सारे पत्रकार, इतने सारे वीडियो एडिटर, इतना सब कुछ, तो क्या आज तक IND मिनिस्ट्री अपने चैनल को इन छोटे छोटे चैनलों के एट पार क्यों नहीं ला पाती? इसके ऊपर भी एक व्हाइट पेपर निकलना चाहिए। ये DD को, ये सरकार को, IND को निकालना चाहिए। भाई पूछिए अपने कर्मचारियों से, क्यों नहीं समाचार अच्छे आ रहे, क्यों हम प्राइवेट चैनल से compete नहीं कर पा रहे, क्यों हम अच्छे प्रोग्राम नहीं बना पा रहे? मैं खुद जी न्यूज में मेरे पास सिर्फ 2 लोग थे और तीसरी मैं थी। जो मैं प्रोग्राम बनाती थी छोटे शू स्ट्रिंग बजट में, आप उसकी TRP 60 जाती थी। आप जहां जो भी चैनल के लोग होंगे वो जानते होंगे कि 60 TRP का मतलब क्या होता है। अगर मैं अकेले अपने प्रयास से 2 जूनियर्स को लेकर अगर मैं डेली का 1 घंटे का प्रोग्राम प्रोड्यूस कर सकती हूँ तो दूरदर्शन वो क्यों नहीं कर सकते? इसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अगर दूरदर्शन अच्छे से काम करे और उस अपने फंड का यूटिलाइज करे तो कोई प्राइवेट चैनल उसके सामने नहीं टिक पाएगा। एक तो खबरों की विश्वसनीयता बनी रहेगी, और ये TRP का चक्कर भी DD को पीछे धकेलने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो ब्लैक मनी कमाते हैं वो प्राइवेट चैनल्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो नहीं चाहते कि दूरदर्शन आगे बढ़े। अब की बात नहीं है, ये 90s से जब प्रणय रॉय वगैरह ने और राजीव शुक्ला ने, इन सब ने अपने चैनल शुरू किए तो ये वहां से DD का डाउनफॉल शुरू हुआ। ये हमारी सरकार को ये बहुत चिंता, जो भी आए ऑफिसर, वो जब नए मंत्री आए हैं मुझे लगता है अब उनको ये किसी तरह ये बात पहुंचाई जाए, क्योंकि उस इंटरेस्ट को हटाना चाहिए। और ये एक बार जांच हो कि किस पॉलिटिशियन का किस चैनल में कितना पैसा है, और इसलिए DD पीछे है। और DD नहीं तो सबको मात दे सकता है, आगे बढ़ सकता है। और ये जो सारे सवाल आज खड़े हो रहे हैं ये खड़े ही नहीं होंगे निजी चैनलों के, वो तो सरकार के पीछे पीछे भागेंगे। अब हमारे मंत्री और हमारे पॉलिटिशियन उनके पीछे भागते हैं कि हमारी बाइट चला दो। क्यों भाई, आपके पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम क्यों नहीं DD को अच्छे से यूज करते? तो ये बहुत कमियां काफी इधर उधर दोनों तरफ हैं और इसमें बहुत सारे गंभीर राज हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि नियंत्रण करना, कानून बनाना, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जनता में समाचारों के लिए, खासतौर से राजनीतिक और जो उनसे दैनंदिन आम जनता से जुड़े हुए जो विषय हैं, उनकी जानकारी की एक भूख तो बड़ी है। और उसके लिए प्रतिदिन, जिसे हम कहते हैं कि एक टाइम में ऐसा भी था कि जब लोग एक सप्ताह में 2 घंटे बैठ के कुछ अखबार पढ़ लेते थे या मैगजीन पढ़ते थे, अब वो उतना समय रोजाना लोग दे रहे हैं
और रोजाना या तो 2 घंटा टीवी देख रहे हैं, 2 घंटे अखबार पढ़ रहे हैं, या 2-3 घंटे तक वो अपने मोबाइल फोन पे न्यूज और दूसरा सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो कंजम्पशन बड़ा है न्यूज का। जब कंजम्पशन बड़ा है तो स्वाभाविक रूप से जो डिलीवरी दे रहा होगा, तो उसकी मार्केट में आप हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर 15 लोग हैं किसी फ्रूट को बेचने वाले हैं, तो अगर किसी के पास अच्छे क्वालिटी के फ्रूट होंगे तो लोग वहीं जाएंगे, या उन्हें जो लग रहा होगा कि जिसकी डिलीवरी अच्छी हो रही है। जी तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम बेटर तो दे ही सकते हैं। हम एक बड़ी लाइन खींच सकते हैं। निजी प्राइवेट चैनल्स के सामने दूरदर्शन निश्चित रूप से बड़ी लाइन खींच सकता है। हर दूरदर्शन केंद्र के इंचार्ज को आंसरेबल बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए कि तुम्हारी रीच कहाँ तक है, कितनी है, खबरों की क्वालिटी, प्रोग्राम्स की क्वालिटी, तो अपने आप ये निजी चैनल थोड़ा पीछे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन आया है, कैन वी हैव क्लियर रेटिंग सिस्टम वेयरइन प्रोफेशनल्स रेट ईच अदर एज वेल एज गेट रेटेड बाय सिटीजन। ये चर्चा भी है। ये अब क्योंकि हम जिस तरह से हम प्रोडक्ट्स की या हम वीडियोस की रेटिंग वगैरह हम करते हैं, तो अब लोग कहने लगे कि आप रेटिंग ब्यूरोक्रेट्स की, जजेस की और पत्रकारों की, नेताओं की, इनकी भी रेटिंग शुरू करवाइए। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि ये सब रेटिंग भी तो आप पेड करवा सकते हैं। जब अपनी फॉलोइंग आप बढ़ा सकते हैं तो ये भी आप अपना करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा होता है कि जब हमारे पास टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो प्लेटफॉर्म्स हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में है, और उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनके अपने कैपिटल इंटरेस्ट हैं। तो उनको देखते हुए हमारे लिए इस तरह की रेटिंग का सिस्टम कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन यह संभव है कि हम हमारी तरफ से अच्छी क्वालिटी रखें और ज्यादा वोकल हों, जन जागरण करें कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और जितना ये फैक्ट चेक, अगर एक कोई ग्रुप या 2 ग्रुप या 3 लोग मिलकर अगर कुछ फैक्ट चेकिंग का मोनोपोलाइज करना चाहते हैं, हालांकि जीआईबी ने आपने बताया उन्होंने कुछ शुरू किया है, इंडिया टुडे ने अपना कुछ शुरू किया, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर उसके बारे में ज्यादा जन जागरण होगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों को जहां कोई आपत्तिजनक खबर मिलेगी या कोई ऐसा आकलन मिलेगा, तो उसके बारे में वो सोशल मीडिया पे तुरंत पॉइंट आउट कर सकते हैं और आप बाकी लोगों को बता सकते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि हम जनता में जन जागरण हो, समाज में पैसिविटी जो है कि चुपचाप बैठ के गलत चीजों को भी देखना, सुनना और गुस्सा होना, उतने से काम नहीं चलेगा। वो बोले और श्रोताओं का और पाठकों का अपना एक फोरम खड़ा हो और वो आपस में कनेक्ट करें, रीडर्स फोरम बने, रीडर्स फोरम आपस में कनेक्ट करें, नेशनल राष्ट्रव्यापी उनका एक नेटवर्क खड़ा हो, और वो ऐसा दबाव बनाए चैनल्स के ऊपर, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और वो दबाव ही, मैं तो ये मानता हूँ कि जनता का जब दबाव बनता है तो सरकार की नीति अपने आप बनती है। तो ये अगर होगा, जन जागृति होगी और समाज में इस विषय की गंभीरता के बारे में चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि सारे विषयों का समाधान निकलेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार।